हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते सभी को। एक बार पुणे में आप सभी का स्वागत करती हूं और इसी के साथ हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, आज खुशी की बात यह है कि हमारा टॉपिक आज खत्म होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक जो है वो जब स्टार्ट होता है तो हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कब कितना बड़ा टॉपिक है, पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें आने वाली है। तो मैंने जितना सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी चीजें। और अब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला जो चैप्टर चल रहा है, जैसे कि हमारी हेडिंग भी लगी हुई है और उसमें हम लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी हेडिंग रहेगी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम लोगों ने विद्युत विभव पढ़ा, हमने विद्युत धारा पढ़ी, हमने ओम का नियम पढ़ा, देन हमने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, देन हमने प्रतिरोधकता के बारे में देखा और फिर हमने देखा था कि प्रतिरोध को हम किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं। तो जिसमें मैंने हम आपको बताया था कि इसको हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दो क्रम में जोड़ सकते हैं। और अब हम आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें टेम्परेचर, या मैं कह सकती हूं इनडायरेक्टली हीट, टेम्परेचर किस प्रकार से हमारी विद्युत धारा को इफेक्ट करता है, किस प्रकार से वर्क डन जो होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से किसी भी वायर का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। और फिर हम देखेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी कि हमारी डेली लाइफ में इसका कहां पर यूज होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए हमारी हेडिंग हो जाएगी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। दोस्तों, हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम देखेंगे कि किस प्रकार से थोड़ा सा पॉइंट्स बनाकर हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें कह रहा है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो हमें पता है कि विद्युत धारा किस प्रकार से फ्लो होती है। तो हमारे जो वायर वगैरह होते हैं उनमें चार्ज का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इस वजह से क्या होती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ये हम सब लोग जानते हैं। तो हम जनरली बात करते हैं कि जब धारा प्रवाहित होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं हमारी बैटरी लगी हुई है, कहीं कहीं हमारे सेल लगे हुए हैं, तभी वहां से क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना, विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है। तो ये जो सेल वगैरह होते हैं ना, जैसे मैं बात कर रही हूँ सेल है ना, तो सेल का जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है उसी को हम बैटरी बोलते हैं। तो मैं या तो सेल की बात करूं या मैं बैटरी की बात करूं, ये इनमें क्या होती है, तो इनमें होती है रासायनिक ऊर्जा। इनमें कौन सी एनर्जी होती है, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी और बैटरी के अंदर मटेरियल भरा हुआ होता है, यानी कि केमिकल होता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इनमें होती है, केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इनमें होती है। और ये केमिकल एनर्जी जो है ये किसमें कन्वर्ट होती है, तो ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट होती है जब सेल से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है ये किसमें कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है विद्युत धारा के अंदर, विद्युत धारा में, सॉरी विद्युत ऊर्जा में। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी, तो हम दोनों को ही एनर्जी में लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसको हम चार्ज करते हैं, तब हमारी विद्युत ऊर्जा पुनः किस में बदल जाती है, तब वो पुनः बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर है? अब इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है, इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है, या फिर मैं ये कहूं कि यहां से जो है आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो ये आवेश क्या क्या काम में आता है। अब ऐसा नहीं कि ये जो चार्ज फ्लो होगा तो सारा का सारा जो है उपयोगी कार्य ही होगा इससे। सही बात है कि नहीं है? हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे सब के सब जितना भी पढ़ा वो सारा का सारा एकदम वैसा वैसा एग्जाम में आ गया और हमारे सारे के सारे मार्क्स आ गए। ऐसा नहीं होता है ना।
हमारी कुछ एनर्जी जो है तैयारी करने के दौरान वेस्ट हो जाती है, कुछ ही हमारी एनर्जी जो है वो हमारे मार्क्स लाने में काम आती है, हमको मेरिट लिस्ट में लाने में यूजफुल होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो चार्ज फ्लो होता है ना, ये चार्ज फ्लो होता है ना, तो ये चार्ज फ्लो होता है तो कुछ इसका पार्ट जो होता है वो विद्युत धारा को बनाए रखने में, क्योंकि परिपथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो काम करेंगे, ठीक है ना। और इसका कुछ भाग जो है वो उपयोगी कार्य करने में, उपयोगी कार्य करने में जैसे मैं आपसे बात करूं तो जैसे हमने पंखे का स्विच ऑन किया तो पहले धारा प्रवाहित होगी, परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो परिपथ को पूर्ण करेंगे और अब हमारा पंखा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो कुछ भाग जो है वो विद्युत धारा को बनाए रखने में काम आता है, कुछ उपयोगी कार्य करने में यूज आता है, और कुछ भाग जो है आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में हम पंखा चला के यदि बैठ जाए तो थोड़ी देर तक तो वो पंखा ठंडी हवा देता है, लेकिन बाद में आप बोलते हैं ना कि यार अब तो ये पंखा भी गर्म हवा देने लगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो किस में बदल जाता है, हीट में बदल जाता है, जो कि उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और इसलिए हवा भी कैसे आती है, गर्म आती है। क्लियर। तो ये जो हमारी उपयोगी ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में नष्ट हो रहा है, हीट के रूप में ये बाहर निकल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। या फिर एक और उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं, यदि हम मोबाइल को चार्ज रखते हैं, मोबाइल को यदि हम चार्ज रखते हैं तो यदि हम मोबाइल को थोड़ी ज्यादा देर तक यदि चार्ज रख देंगे तो हमारा मोबाइल जो है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां विद्युत ऊर्जा जो मोबाइल में कन्वर्ट हो रही थी रासायनिक ऊर्जा के अंदर, उस दौरान भी कुछ जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इस हीट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी वायर होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हम बात करते हैं कि परिपथ में आवेश का प्रवाह होने पर उपयोगी ऊर्जा का कुछ भाग विद्युत धारा प्रवाहित करने में या विद्युत धारा को बनाए रखने का मतलब है कि लगातार करंट फ्लो होता रहे, ठीक है। तो कुछ भाग विद्युत धारा को बनाए रखने में कुछ भाग वास्तविक कार्य में, वास्तविक मतलब उपयोगी कार्य हम कह सकते हैं, कुछ भाग उपयोगी कार्य में और इसका जो कुछ भाग होता है वो किसके रूप में नष्ट हो जाता है, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। और कुछ भाग ऊष्मा, हीट, टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, ऊष्मा के रूप में विद्युत उपकरण को गर्म करने में नष्ट हो जाता है। अब जैसे ये जो प्रभाव है ना, ये काफी हद तक मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है। जैसे अब हमारा पंखा गर्म हो रहा है तो हमारे तो लिए तो क्या है, नुकसान ही है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है और हमारे यूनिट भी बढ़ रहे हैं और इसके अलावा हमारे को हवा भी जो है वो गर्म मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस प्रभाव के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं विद्युत हीटर की,
तो हीटर क्या करता है, हीटर जैसे पानी को गर्म करता है, तो हमें ऊष्मा की तो जरूरत है तभी हमारा पानी गर्म होगा, तो वहां ये प्रभाव जो है वो यूजफुल है। इसी तरीके से मैं बात करूं इलेक्ट्रिक रोड, इसी तरीके से विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली, यानी कि इलेक्ट्रिक जितनी भी चीजें यूज में आती हैं और जिससे हमें कोई भी चीज गर्म करनी होती है, विद्युत टोस्टर हो गया, विद्युत तंदूर हो गया, विद्युत केतली हो गई, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रभाव पर काम करते हैं, वो काम करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पर काम करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि ये तापीय प्रभाव कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए हानिकारक है, लेकिन काफी जगह पर इस प्रभाव के ऊपर ही इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं और हमारा बल्ब जलता है, तो कभी अपने गाल को उस बल्ब के पास ले जाना तो हम गर्म फील करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊर्जा वहां प्रवाहित हो रही है ना, उसका कुछ भाग तो उसको लाइट में कन्वर्ट करने में यूज में आ गया, इसीलिए हमें जो है रोशनी देता है बल्ब, लेकिन वो बल्ब गर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भाग तो बल्ब को प्रकाशित करने में यूज में आ जाता है और उसका कुछ भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, इसीलिए बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूंगी कि यहाँ पर आपके ऐसा पूछा जाता है कि जैसे आपके यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, या फिर उपकरण का नाम दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये किस प्रभाव पर काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना विद्युत मोटर है, जनरेटर है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वैसे ही मैं बात करूं यदि इलेक्ट्रिक रोड है, गीजर है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटली है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत तंदूर है, ये सब किस पर काम करते हैं, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, उदाहरण और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, एक ही मतलब है इसका। ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। ठीक है, और इसके मैं आपको सीधे ही उदाहरण बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिक प्रेस लिख देती हूं, इलेक्ट्रिक प्रेस। यदि आपसे पूछे ना कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स मेंशन करके आगे लिख देना है कि इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऐसा नहीं होगी मैडम ने तो बताया नहीं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, सारी चीजें समझा दी। तो ये सब समझा के फिर हमें लास्ट में लिख देना है कि इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक केटली या इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक तंदूर, इलेक्ट्रिक तंदूर। ये सब उपकरण इंस्ट्रूमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपकी डेली लाइफ में कहीं न कहीं जरूर यूज में आते होंगे। ये सारी की सारी चीजें हम कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में इनको यूज करते हैं या फिर हम देखते हैं इनको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम ऊष्मा का यदि सूत्र निकाले तो ऊष्मा जो है उसका सूत्र जो है वो शक्ति के समान है। किसके समान है? वो शक्ति के समान है। शक्ति को हम टाइम से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है विद्युत ऊष्मा का सूत्र। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विद्युत ऊष्मा, और हीट को हम क्योंकि H से शुरुआत करते हैं इसलिए हम इसको किससे दर्शाते हैं? इसलिए हम इसको H से दर्शाते हैं, इसलिए हम इसको किससे दर्शाते हैं? H से दर्शाते हैं। और मैंने बोला कि इसका सूत्र होता है शक्ति इंटू टाइम,
क्या होता है, शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय, ठीक है, शक्ति इंटू समय। और शक्ति आपको पता है, आपको पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, हम इसके आगे उसकी बात करेंगे। V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर P की वैल्यू रखूंगी V इंटू आई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P का मान हो जाएगा VI, और यहाँ पर T हमारे पास है, तो हमारे पास H का सूत्र क्या आ जाएगा, हमारे पास H का सूत्र आ जाएगा VIT, क्या आ जाएगा, VIT। और यहाँ पर मैं यदि इस सूत्र को आगे और ओम का नियम लगाऊं, तो आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं सूत्र ओम के नियम से, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर मैं यदि V की जगह IR रखूंगी, तो IR रख दिया मैंने, और पहले से हमारे पास क्या है, IT है, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा, हमारे पास सूत्र आ जाएगा I स्क्वायर RT। हमारे पास फाइनली सूत्र क्या आ जाएगा, H हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको हम बोलते हैं जूल का तापन नियम, क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो पहले ये सारी चीजें नोट कर लो, देन हम आगे देखेंगे कि जूल का तापन नियम क्या है। यस, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, हमारे पास एक फॉर्मूला आया है H इज इक्वल टू P इंटू टी, P की जगह हमने VI रखा, तो P इज इक्वल टू VIT। आपको पता ही होगा V यहाँ पर विभवांतर है, I धारा है, T टाइम है। और इसका हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया है, जब हम क्या लगाएंगे, जब हम ओम का लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। ओम्स लॉ कहता है कि विभव जो है वो धारा के समानुपाती होता है। तो हमारे पास सूत्र आता है V इज इक्वल टू IR। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, V का मान IR रखने पर हमारे पास सूत्र आएगा I स्क्वायर RT। हमारे पास सूत्र क्या निकल कर आया, हमारे पास सूत्र निकल कर आया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और प्यारे साथियों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम, तापन नियम। यहाँ पर H जो है वो हीट है, H का मतलब क्या है, हीट है, हीट है। V यहाँ पर वोल्टेज है, V यहाँ पर वोल्टेज है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आप सबको पता ही होगा, रेजिस्टेंस है। और T यहाँ पर क्या है, टाइम है, T यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम है। अब हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, हम पॉइंट वही लिखेंगे जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ये उष्मा है, तो यहाँ पर इसको हम जूल का तापन नियम कह रहे हैं। तो यहाँ पर उष्मा किस किस पर निर्भर करती है, धारा के वर्ग के समानुपाती। उस तार में, धारा प्रवाह में जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसके समानुपाती, या हम इसको अनुक्रमानुपाती, इसको हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टाइम वहां पर लग रहा है धारा प्रवाह में, उस टाइम के भी ये क्या होती है, समानुपाती होती है, ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उष्मा का मान, उष्मा का मान जो है, पहला क्या हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के वर्ग के स्क्वायर, दिखाई दे रहा होगा सूत्र के अंदर, वर्ग के अनुक्रमानुपाती लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर, समानुपाती भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, समानुपाती। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
तो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती और तीसरा हम बोल सकते हैं समय के समानुपाती, प्रोपोर्शनल। तीसरा हमारा हो जाएगा समय के समानुपाती, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जूल का तापन नियम बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गए सबको? तो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट हेडिंग की तरफ है और उसका नाम है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखो, हम बात करते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है, तो बहुत ही आसान है। कार्य करने की दर, हम इसको यदि लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कार्य करने की दर। अब देखो, दर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको स्कूल में क्या दिया जाता है? होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। तो कोई बच्चा जो होता है वो दूसरे दिन ही होमवर्क करके ले आता है, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो महीने भर उसको काम करते रहते हैं, चलता रहता है। यानी कि सेम काम को कोई एक व्यक्ति कम समय में कर रहा है और उसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा समय में कर रहा है। तो जो व्यक्ति सेम काम को कम समय में करेगा उसकी शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो उसमें ज्यादा टाइम लेगा उसकी शक्ति क्या होगी? कम होगी। तो हम इसको सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य अपॉन समय। या फिर हम इसको यदि विभव और धारा के रूप में दर्शाना चाहे तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा, शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा P = V × I, ठीक है। अब देखिए, हम इसके मात्रक निकालेंगे तो हम मात्रक यहीं से निकालेंगे। हमारे पास सूत्र क्या आया? शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। कार्य का मात्रक हमको पता होता है, क्या होता है? जूल, क्योंकि कार्य के बारे में जूल ने बताया था। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। और समय हम किसी भी मात्रक पद्धति में बात करें, चाहे हम MKS में बात करें, चाहे हम CGS में बात करें, चाहे हम FPS में बात करें, सब में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो हमारा एक मात्रक क्या हो जाएगा? जूल अपॉन सेकंड। क्या हो जाएगा? जूल अपॉन सेकंड हो जाएगा। अब दूसरा मात्रक हमारे पास, दूसरा सूत्र है, क्या है? V × I। V क्या है? विभव है। V विभव है तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो हमारा दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू एम्पियर। और तीसरे मात्रक की मैं बात करूं तो ये दोनों जो मात्रक है ये किसके बराबर है? ये वाट के बराबर है। जैसे हमारे बल्ब आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि दुकानदार को कि भाई मेरे को 100 वाट का बल्ब चाहिए, मेरे को 500 वाट का बल्ब चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट भी होता है। क्या होता है? वोल्ट भी होता है। और जो बड़ी बड़ी मोटर आती है तो उनकी शक्ति को हम बहुत छोटे मात्रक में नहीं दर्शा सकते हैं। इसकी जो बड़ी बड़ी मोटर होती है, जैसे हमारे टैंक वगैरह होते हैं, उनमें हम पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जो मोटर लगाते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली होती है। तो ऐसे शक्ति को हम दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम HP का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 5 HP की, 10 HP की, 50 HP की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यदि आपसे बात करूं HP की, तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। जिससे घोड़ा होता है उसमें कितनी ताकत होती है ना, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? HP हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर जो है ये किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वोल्ट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में HP में लिख देते हैं। और नेक्स्ट में यदि बात करूं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो यदि हमारा वोल्टेज 1 वोल्ट हो और हमारे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर हो, तब शक्ति का मान कितना आएगा? तब शक्ति का मान 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। कहीं पर भी हमको वैल्यू 1 लानी है, इसका मतलब हमारे सूत्र में जो भी चीजें हमको दे रखी है उन सबका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर। और फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक में बात करूं विद्युत ऊर्जा, तो हमारे घरों में देखते हैं ना कि हमारे जो बिल वगैरह आते हैं ये किस में आते हैं? यूनिट में आते हैं। हम बोलते हैं ना कि इस बार हमारे घरों में यार
एसी वगैरह चलिए तो बहुत ज्यादा यूनिट आ गए ना, इस बार 200 यूनिट आ गए, इस बार 300 यूनिट आ गए, इस तरीके से। तो ये क्या होती है वास्तव में, ये विद्युत ऊर्जा होती है जिसको हम किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं? किलोवाट घंटा में। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? kWh से लिखते हैं। और यदि हम इसको जूल में दर्शाना चाहे तो 1 किलोवाट घंटा को जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, किलो की हम 10⁻³ रखेंगे, घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 3.6 × 10⁻⁶ जूल आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है विद्युत वाला, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।